जय भीम सभी को। मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस स्पेशल वीडियो में, खास वीडियो में, जहां पर कि हम बाबा साहब के डेली बेसिस पर उन्होंने क्या काम किया था उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, उस दिन के इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं, उस दिन की जो हिस्ट्री है उसको समझने की कोशिश करते हैं। आज तारीख है 25 अप्रैल, तो हम समझेंगे कि 25 अप्रैल को बाबा साहब ने या बाबा साहब के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी थी उनको हम समझेंगे। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को शेयर कीजिए। वैसे ना पसंद आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मैं बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए लेकर आता हूँ, भले ही आप लोगों को कुछ भी पसंद हो। मेरा जो काम है वो तो मैं करूंगा। अगर आप लोग सक्षम हैं तो बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 25 अप्रैल 1918, 25 अप्रैल 1918 को प्रोफेसर एडविन कैनन ने पर्सी एंस्टी, जो कि उस वक्त सेडेनहम कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स बॉम्बे के प्रिंसिपल थे, को एक पत्र का जवाब देते हुए डॉक्टर अंबेडकर के बारे में लिखा कि मैं अंबेडकर के बारे में कुछ भी नहीं जानता, सिवाय इसके कि वह एक थीसिस करने के लिए आए थे, और उस पर उन्होंने मुझ पर जिस तरीके से हमला किया उससे पता चलता है कि उनमें असाधारण व्यवहारिक क्षमता थी। हमला यानी कि कोई चाकू भाला लेके नहीं दौड़े होंगे, इसको आप बौद्धिक हमला कह सकते हैं। ठीक, उन्होंने थीसिस के लिए विषय चुना और बिना किसी परेशानी के, जहां तक मैं देखता था, जानते हुए कि मैं इस विषय के बारे में कुछ नहीं मानता, वह वास्तव में बहुत अच्छा कर रहे थे और नियत समय में ही MSc आसानी से कर ली। यह कहना गलत है कि वह हमारे साथ 1 साल थे। मुझे नहीं लगता कि मैं उनसे पूरी तरह से 3 बार से ज्यादा मिला था। मुझे आश्चर्य है कि वह एक शुद्ध भारतीय हैं, तो उनका चरित्र स्कॉच अमेरिकन है, हालांकि देखने में वह एक मोटा भारतीय है। मतलब बाबा साहब की प्रतिभा की वजह से प्रोफेसर एडविन कैनन जो है वो शक कर रहे हैं कि वो वाकई में एक शुद्ध भारतीय हैं भी या नहीं है। और इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जो अंग्रेज जो लोग थे वो भारतीय लोगों को किस तरीके से, किस नजर से देखते थे। 25 अप्रैल 1948, 25 अप्रैल 1948 को डॉक्टर अंबेडकर ने लखनऊ में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ का एक सम्मेलन बुलाया। वह पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों को राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करने के लिए एक साथ आने की सलाह देते हैं, क्योंकि उनकी समस्या समान थी और वे देश का बहुमत बनाते हैं। वह मानते हैं कि राजनीतिक शक्ति सभी सामाजिक प्रगति की कुंजी है। लोगों को सावधान करते हैं कि कांग्रेस एक जलता हुआ घर है। बाबा साहब भी उन्हें सभी जातियों भेदभावों को दूर करने और एक नेता एक पार्टी एक कार्यक्रम के तहत संगठित होने की सलाह देते हैं। दूसरे दिन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो गोविंद वल्लभ पंत हैं, जो उनकी जो सरकार है, वो शक्ति संतुलन के मुद्दे पर बहुत ही बखेड़ा खड़ा कर देती है। अगर आप मुझसे कहेंगे कमेंट बॉक्स में तो मैं उस भाषण के ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी यहाँ पर जो चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं कि बाबा साहब चाहते थे कि दलित और पिछड़े आदिवासी सभी एक साथ एक मंच पर आए। हालांकि यहाँ पर आदिवासियों का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी सभी लोगों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे थे या वो चाहते थे। अगर वो ज़्यादा दिन तक और जिंदा रहते तो शायद एक बहुत ही अच्छी, एक व्यापक एका हमें देखने को मिलती। उनके जाने के बाद वो चीज़ रुक गई और उनके बाद हम देखते हैं कि मान्यवर काशीराम साहब ने इस व्यापक एका को बनाने की कोशिश की। आप उनके स्पीचेस सुनेंगे, आप उनके जिस तरह से वो गठबंधन कर रहे थे वो आप देखेंगे, है ना। इन सारी चीज़ों से एक समझ में आती है कि वो पिछड़े दलितों और आदिवासियों की एक एका बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मान्यवर काशीराम जी के जाने के बाद हम देखते हैं कि उस व्यापक एका पर काम होना लगभग बंद हो गया है। व्यापक एका का जो काम है वो जरूरी है, लेकिन उसके बाद भी जो कि मायावती जी जो हैं, जो कि मान्यवर काशीराम साहब की सक्सेसर हैं, उनकी हिंदी टर्म मुझे याद नहीं आ रहा, सक्सेसर ही कहते हैं अंग्रेजी में, आप लोग समझ लीजिएगा, यानी कि उत्तराधिकारी हैं, याद आ गया। तो उत्तराधिकारी होने के बाद भी उनके उस काम को आगे नहीं बढ़ा रही हैं। मुझे नहीं दिखाई देता, मुझे नहीं लगता कि जो मायावती जी हैं वो व्यापक एका बनाने की कोशिश कर रही हैं। मैंने नहीं सुना कभी भी उनको कि वो किसी OBC के नेता से मिल रही हैं, या तो जा रही हैं मिलने या फिर बुला रही हैं मिलने, या आदिवासी किसी नेता से या अल्पसंख्यकों के किसी नेता से, ऐसा दिखाई नहीं देता। ये उनकी जिम्मेदारी थी कि वो एक व्यापक एका बनाने की काम करें। देखिए, मैं या कोई भी उनको चाहे जितना भी क्रिटिसाइज कर ले, लेकिन आज की डेट में जो मायावती जी हैं वो दलित वर्ग की मुखिया हैं। मैं मुखिया टर्म का यूज कर रहा हूँ, वो हमारी नेता हैं। तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती थी।
हम लोग क्रिटिसाइज करेंगे, हमारा काम है, हम कोई उनकी चापलूसी थोड़ी ना करेंगे, कहीं जहां वो गलत कर रही है वहां बोलेंगे। तो ये उनका काम था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, होना चाहिए था। 25 अप्रैल 1948, 25 अप्रैल 1948, माननीय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो कि उस वक्त कानून मंत्री थे भारत सरकार में, एक सैलून में ट्रेन से लखनऊ पहुंचे। यूपी की राज्यपाल सरोजिनी नायडू रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत करने जाती हैं और गेस्ट हाउस में रहने का अनुरोध करती हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने विनम्रता पूर्वक प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया कि वह यात्रा के दौरान सैलून में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यह उनकी पुस्तकों को समायोजित करता है और पुस्तकों को गेस्ट हाउस में स्थानांतरित करना संभव नहीं होगा। नायडू सहमत हो गईं और कुछ पुस्तकों का अध्ययन करते हुए कुछ कोड लैंग्वेज, कुछ कोड भाषा में लिखी गई पुस्तकों के पीछे समापन नोट से चकित हो गई। यानी कुछ पीछे उन्होंने बाबा साहब ने लिख रखा था अपनी कोड लैंग्वेज में, उसको देखकर वो बड़े चकित हो गई कि ये क्या लिखा है। वह इसका विवरण पूछती हैं, जिस पर डॉक्टर अंबेडकर बताते हैं कि प्रत्येक पुस्तक को पढ़ने के बाद उन्हें अपने स्वयं के महत्वपूर्ण नोट्स लेने की आदत होती है और इसी उद्देश्य के लिए उनके द्वारा एक कोड भाषा विकसित की गई है। सरोजिनी नायडू ने डॉक्टर अंबेडकर की सराहना की और कहा कि भारत माता को आप जैसे बौद्धिक पुत्र पर गर्व है। माननीय डॉक्टर अंबेडकर से अनुरोध है कि कम से कम दोपहर के भोजन पर कृपा करें। मतलब दोपहर के भोजन के लिए तो आ सकते हैं आप। तो बाबा साहब इसके लिए मान गए। बाद में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कंपनी बाग मैदान लखनऊ यूपी में अनुसूचित जातियों और अन्य लोगों की विशाल जनसभा को संबोधित किया 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल 1954, 25 अप्रैल 1954, पुलगांव वर्धा महाराष्ट्र में चुनाव के उद्देश्य से बाबा साहब को 5,000 रुपए का एक पर्स भेंट किया गया। एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने 1952 यानी कि 1952 के चुनाव में हार के बाद भी अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ को जीवित रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि कुछ ना कुछ सीखने को, समझने को जरूर मिल रहा होगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को बहुजन साहित्य का काम पसंद आता है, अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करें, फाइनेंशियल हेल्प करें। उसके लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप बहुजन साहित्य के सदस्य बन सकते हैं या फिर एक बार भी भुगतान कर सकते हैं। मैं रजत मौर्य मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, फिर किसी किताब के साथ, फिर किसी ऑथर के साथ, फिर किसी किताब पर चर्चा के साथ, फिर किसी बुक रिव्यू के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।